Thank you so much for showing up to your own channel Arambh Adhyay. Today we'll learn about citizenship, which is mentioned in part 2 of our Indian Constitution. Citizenship का मतलब होता है नागरिकता। कैसे हम लोगों को भारत की नागरिकता मिली है, किन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब मेंशन किया हुआ है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आते हैं। इन आर्टिकल्स में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है सिटीजनशिप एक्वायर करने का, वो एप्लीकेबल था 26 जनवरी 1950 से पहले जिन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी थी, सिर्फ उन्हीं लोगों तक ये एप्लीकेबल था। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट ने एक्ट लाए हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस की हैं, अमेंडमेंट्स करी हैं, जिससे डिफरेंट क्राइटेरिया प्रेजेंटली फॉलो किया जाता है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 सेज दैट टू बी एन इंडियन सिटीजन एनी कंडीशन फ्रॉम द गिवन 3 नीडेड टू बी फुलफिल्ड। अगर किसी को इंडियन सिटीजन बनना है, 3 कंडीशंस दी हैं, उनमें से कोई एक फुलफ़िल करनी ज़रूरी है। पहली कंडीशन है बॉर्न इन इंडिया। अगर कोई भी इंसान इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है ईदर ऑफ द पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। अगर वो व्यक्ति खुद इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स में से कोई एक, ईदर ऑफ द पेरेंट्स का मतलब होता है पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हुआ है, तब भी वो बच्चा एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। इसके अलावा तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 26 जनवरी 1950। वो इंडिया में रह रहा हो 26 जन 1950 से कम 5 साल पहले से। 3 क्राइटेरिया है। पहला, या तो इंडिया में पैदा हुआ हो। अगर वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, उसके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में पैदा हुआ हो, अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो वो इंडिया में 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से कम इंडिया में रह रहा होना चाहिए। आर्टिकल 6 एप्लीकेबल फॉर पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। इस आर्टिकल में उन लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई हुई है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए थे। एक कंडीशन ये है कि या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है ये तो फॉलो होनी चाहिए। उसके साथ साथ इफ़ ही माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948 देन ही विल बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर वो पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर जाता है, पाकिस्तान से इंडिया आ जाता है, और उसके पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन सिटीज़न है, तो उसको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ये एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करते हैं। इफ़ अ पर्सन माइग्रेटेड ऑन or after 19 July 1948 then he has to be registered by residing 6 months continuously in India। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करते हैं इंडिया में और उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई इंडियन सिटीज़न है, तब वो सिटीज़नशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले 6 मंथ्स के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा कॉन्टीन्यूसली, तब वो जाके इंडियन सिटीज़नशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। आर्टिकल 7 उन लोगों से डील करता है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके जाते हैं पहले और फिर वापस इंडिया आ जाते हैं। तो क्या उन लोगों को इंडियन सिटीज़नशिप मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। इफ़ ए पर्सन इंडियन सिटीज़न इज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया after 1st March 1947 and again return to India, then he can become citizen of India by registration after residing for 6 months in India। अगर कोई इंसान इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके चले जाता है 1 मार्च 1947 के बाद और फिर वापस आ जाता है इंडिया, तो वो इंडिया में 6 महीने रहने के बाद अपनी सिटीज़नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आर्टिकल 8 कह रहा है इफ़ अ पर्सन हैविंग पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया एंड हिमसेल्फ लिविंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन विद ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया देयर।
अगर कोई इंसान है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा है, और उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आ जाते हैं, इनमें से कहीं पे भी उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हैं, वो इंसान इंडिया से बाहर रह रहा है, तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जिस भी देश में वो रह रहा है वहाँ पे इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होगा ही, उनके पास जाके वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। Article 9 says no person can be the citizen of India if he acquires the citizenship of any other country. आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भी इंसान इंडिया का सिटीज़न नहीं बन सकता है अगर वो किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप एक्वायर कर लेता है। जो किसी दूसरे देश का नागरिक है वो हमारे भारत देश का नागरिक नहीं बन सकता है। आर्टिकल 10 सेज ऑल लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 10 कहता है कि जितने भी लॉज पार्लियामेंट बनाएगी या बनाती है वो एप्लीकेबल होंगे, लागू किए जाएंगे सब इंडियन सिटीजन्स पे। आर्टिकल 11 सेज Parliament have the power to make any law related to the acquisition and termination of citizenship. पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये अधिकार है कि वो लॉज बना सकती है सिटीज़नशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कैसे किसी की सिटीज़नशिप रद्द की जा सकती है, इन सब से रिलेटेड। एक बार रिवाइज करते हैं सब आर्टिकल्स को। आर्टिकल 5 3 क्राइटेरियाज बता रहा है, जिसमें से एक भी फुलफिल हो जाएगा तो आप इंडियन सिटीज़न बन सकते थे। पहला, या तो आप खुद इंडिया में बॉर्न हुए हो, नहीं तो आपके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहे तो आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए 5 साल पहले से, मिनिमम 5 years बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे होने चाहिए। आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए थे। उनके क्राइटेरिया यही है, पहला तो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट होकर आए हैं ना, और उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन सिटीज़न है तो वो इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया उनके लिए है जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं माइग्रेट होके, और उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडियंस तो होने चाहिए, प्लस वो 6 महीने इंडिया में रहने के बाद सिटीज़नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो लोग 1 मार्च 1948 के बाद इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, वो लोग भी 6 महीने इंडिया में रहने के बाद सिटीज़नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो और वो इंडिया के बाहर रह रहा हो पर्सन, वो भी इंडियन सिटीज़नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भी पर्सन जो किसी और देश का नागरिक है वो हमारे देश का नागरिक नहीं हो सकता है। आर्टिकल 10 कहता है कि सब लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है वो सब इंडियन सिटीजन्स के ऊपर लागू होंगे ही होंगे। और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि वो लॉज बना सकते हैं सिटीजनशिप को लेकर, कैसे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और कैसे छिन सकती है। तो जब आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को ये राइट दे ही दिया था, पार्लियामेंट ने इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके एक एक्ट लाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्योंकि पुराने आर्टिकल्स में तो जो भी क्राइटेरिया था ये मेंशन किया हुआ था उन लोगों से रिलेटेड जिन्हें 1950 से पहले पहले इंडिया की सिटीजनशिप मिल चुकी है। उसके बाद जैसे सिचुएशन चेंज हुई वैसे हमको मॉडिफिकेशंस लानी पड़ जाती हैं हमारे रूल्स में, इसीलिए पार्लियामेंट ने एक्ट लाया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो 1950 के बाद जितने भी लोग हैं उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी उससे डील करता है। In this act, Parliament made clear that how the citizenship can be acquired and how it can be lost. इस एक्ट में पार्लियामेंट ने बताया कि कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है और कैसे सिटीजनशिप छीनी भी जा सकती है, और अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। रिसेंट मोस्ट अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, जो CAA के नाम से ज़्यादा फेमस हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला रिसेंट मोस्ट अमेंडमेंट है इस एक्ट की। वेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके बताए हैं इस एक्ट में। पहला है बाय बर्थ। इफ़ ए पर्सन बॉर्न बिटवीन 26 जनवरी 1950
to 1st July 1987 in India, then he can become the citizen of India. अगर कोई भी पर्सन 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में बॉर्न हुआ है इंडिया में, तो वो इंडियन सिटीज़न बन जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न हैं या नहीं। ये था पहले रूल। इसमें आई चेंजेस और पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाया फिर, इफ़ ए पर्सन बॉर्न बिटवीन 1st जुलाई 1987 to 3rd December 2004 and either of the parents are Indian citizen, then one can become Indian citizen. अगर कोई पर्सन 1st जुलाई 1987 से 3rd दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है और उसके एक पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीज़न है, तब वो इंडियन सिटीज़न बन सकता है। मॉडिफिकेशंस हुई, उसमें क्या बताया, बॉर्न आफ्टर 3rd दिसंबर 2004, जो लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। पहला, बॉर्न इन इंडिया, उनका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। सेकंड, बोथ पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन्स, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स अब इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। पहले था 1950 26 जैन से 1987 1 जुलाई के बीच में जो इंडिया में पैदा हो गया वो इंडियन सिटीज़न बन जाएगा। फिर उन्होंने चेंज किया, 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं और उनमें से एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए और वो इंडिया की टेरिटरी में ही बॉर्न हुआ हो पर्सन, तब कहीं जाके वो इंडियन सिटीज़न बनेगा। उसके बाद जो लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं इंडिया में, उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, तब उनको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें मेजॉरिटी 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच के ही होंगे। तो हमको इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे ही इंडियन सिटीज़नशिप मिली है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हमारे दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडियन है। 2004 के बाद वाली जो जनरेशन है उनको सिटीज़नशिप इस बेसिस पे मिली है क्योंकि वो इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं, साथ ही साथ उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए। सेकेंड वे है सिटीज़नशिप एक्वायर करने का बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है किसी पर्सन का फैमिली ओरिजिन के बेसिस पे। तो ये उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो इंडिया में पैदा तो नहीं हुए हैं लेकिन कि फैमिली ओरिजिन, उनके फैमिली के रूट्स इंडिया से हैं, उन लोगों को कैसे सिटीज़नशिप मिल सकती है। इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न बिटवीन 26 जनवरी 1950 to 10 December 1992 outside India and her father should be Indian citizen, then one is eligible for Indian citizenship. अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के बीच में पैदा हुआ है इंडिया के बाहर, लेकिन उसके फादर इंडियन सिटीज़न है, तो वो भी इंडियन सिटीज़नशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। जो फर्दर मॉडिफिकेशन हुई उसमें कहा गया, इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न बिटवीन 10 December 1992 to 3rd December 2004 outside India and either of the parents are Indian citizen, then he can become Indian citizen. जो लोग 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हैं इंडिया के बाहर और उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीज़न है, तो उनको इंडियन सिटीज़नशिप मिल सकती है, वो एक्वायर कर सकते हैं। Next development that took place was, if a person born after 3rd December 2004 outside India, then he or she needs to register within 1 year of birth in India for Indian citizenship, plus either of the parents should be Indian. जो लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं इंडिया के बाहर, तो उनको अपने बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंडियन सिटीज़नशिप के लिए और उनके दोनों में से कोई एक पेरेंट तो इंडियन होने ही चाहिए, तब कहीं जाके उनको इंडियन सिटीज़नशिप मिलेगी। सबसे पहले क्या था कि 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं इंडिया के बाहर, उनके फादर इंडियन होंगे तो उनको सिटीज़नशिप मिल सकती है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में फादर वाली एलिजिबिलिटी को हटा के ईदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी पेरेंट इंडियन होगा और वो पर्सन 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है इंडिया के बाहर, तब भी वो इंडियन सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकता है। थर्ड
मॉडिफिकेशन में अगर वो पर्सन 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया के बाहर पैदा हुआ है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करना पड़ जाएगा उस पर्सन को अपने बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर, और उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तब कहीं जाके उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। थर्ड वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज रजिस्ट्रेशन। कौन लोग रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं? पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन एंड रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years, देन ही और शी कैन डिमांड फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है वो किसी इंडियन सिटीज़न से शादी कर लेता है और इंडिया में 7 साल कॉन्टिन्यूसली रह लेता है, तब वो पर्सन भी सिटीज़नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जैसे एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जॉनस, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से शादी की है। प्रियंका चोपड़ा हैं इंडियन सिटीज़न। अब अगर निक जोनस भी इंडिया में आके रहने लग जाएं, 7 साल वो रह लेते हैं, तो वो भी सिटीज़नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इंडिया की। सेकेंड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया कैन डिमांड फॉर सिटीजनशिप। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब वो होता है जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो भी डिमांड कर सकते हैं सिटीजनशिप की। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years कैन ऑल्सो डिमांड। अगेन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में 7 साल से रह रहे हैं तब भी वो डिमांड कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। माइनर्स ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन ऑल्सो डिमांड। जो बच्चे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के, उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, वो भी डिमांड कर सकते हैं। पर्सन ऑफ फुल एज हुज पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन्स कैन ऑल्सो डिमांड। फुल एज का मतलब होता है जो 18 साल का हो जाता है, तो वो पर्सन जो 18 के हो गए हैं वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए डिमांड कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, अगर कोई पर्सन नेचुरलाइजेशन के मेथड से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? पर्सन शुड नॉट बी फ्रॉम दैट कंट्री वेयर इंडियंस आर बैंड टू गेट सिटीजनशिप। वो पर्सन उस कंट्री का नहीं होना चाहिए जहां इंडियंस को सिटीजनशिप मिलना बैन है। तो अगर वो हमारे देश के नागरिकों को सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं तो हम भी उनके देश के नागरिकों को हमारे देश की सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करेंगे। इफ़ ही रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ हिज कंट्री देन ही कैन गेट द इंडियन सिटीजनशिप। अगर वो पर्सन अपने देश की सिटीजनशिप छोड़ देता है तब उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। Residing in India and serving government of India at any post for 12 months, then a person can demand for Indian citizenship by filling the form. अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीज़न नहीं है पर वो इंडिया में रह रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी पोस्ट सर्व कर रहा है 12 महीने से, यानी कि 1 मंथ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किसी भी पोस्ट पे वो काम कर रहा है, तब भी वो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लिए डिमांड कर सकता है। अब हम किसी भी पर्सन को ऐसे तो सिटीजनशिप नहीं दे देंगे। दैट पर्सन मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर, ही मस्ट पोजेस नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं। वो पर्सन को उन 22 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज की तो नॉलेज होनी चाहिए। स्किल्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल साइंस एक्सेट्रा। पर्सन स्किल्ड होना चाहिए आर्ट, कला के क्षेत्र में, साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। जैसे कि अदनाम सामी, वो पाकिस्तान के नागरिक थे, उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप छोड़ी, इंडिया में रहने आए और वो स्किल थे किस में? आर्ट के क्षेत्र में, क्योंकि म्यूज़िक इज़ एन आर्ट एंड प्रेजेंटली अदनाम सामी इंडियन सिटीजन है। Fifth and last method is by acquisition. If any territory is acquired by India, then Government of India can decide the citizenship of the residents. अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर कर लेती है तो वहाँ के लोगों की सिटीजनशिप पे डिसीजन लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर रिलीज़ कर देगी कि एक पर्टिकुलर एरिया जो इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, इंडिया की जुरिस्डिक्शन के अंडर आ गया है, वहाँ के लोग भी इंडियन सिटीज़न माने जाएंगे।
Since we have learned the 5 ways to acquire citizenship, now we should also know the ways of losing citizenship. कैसे citizenship छीनी जा सकती है. First method is renunciation. Person leaving citizenship by himself. In this case, even his minor will lose their citizenship, but they can demand citizenship after 18 years. अगर कोई person खुद ही अपनी citizenship छोड़ देता है तो इस केस में उसके माइनर यानी कि जो उसके बच्चे हैं 18 साल से छोटे, उनकी भी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो 18 साल के होने के बाद अपनी सिटीजनशिप के लिए डिमांड कर सकते हैं. सेकेंड मेथड, टर्मिनेशन. इफ़ एनीबडी टेक्स सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री देन हिज सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड. अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तब उनकी सिटीजनशिप रद्द की जा सकती है. टर्मिनेशन का मतलब होता है रद्द करना. थर्ड, डेप्रीवेशन. डिप्राइव मतलब किसी को वंचित रखना. इफ़ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन फ्रॉड, डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एनिमी कम्युनिकेशन और लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years. अगर कोई पर्सन इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई फ्रॉड कर देता है या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई डिसलॉयलिटी शो करता है, एनिमीज़ के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स हैं या इंडिया से बाहर 7 साल से रह रहा है, मतलब 7 साल से वो इंडिया आया ही नहीं है, इस केस में भी उसकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है. 3 वेज है. रिनंसिएशन मतलब कोई पर्सन खुद ही अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है. टर्मिनेशन, अगर वो किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तब उसकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द हो जाती है. और डेप्रीवेशन, अगर आप किसी फ्रॉड, एनिमी कम्युनिकेशंस या इंडिया से बाहर रह रहे हो, 7 years से इंडिया आए ही नहीं हो, देन टू यू कैन लूज़ योर सिटीजनशिप. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF of this lecture, the PDF will be uploaded on our Telegram channel. The link of Telegram channel is given in the description box. Thank you so much for watching. Keep on learning. Bye. Take care.